अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर खिदमत हूँ और इस वीडियो में ये डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ कि जो इन्फ्लेशन है उसके बैड इफ़ेक्ट या कंसिक्वेंसेस जो हैं वो डिपेंड करता है वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा डीप फील होते हैं, वो ज़्यादा इकोनॉमी पर डैमेजिंग इफ़ेक्ट डालते हैं या लेस डैमेजिंग इफ़ेक्ट डालते हैं। फैक्टर देखें, टॉपिक का नाम हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन। देखें, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के एक पेशेंट ले लेते हैं, कोई बच्चा है, उसे टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर जो है अगर होना सम टाइम तो डेंजरस हो सकता है, उसके कंसिक्वेंसेस काफ़ी फैटल भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली इतने फैटल नहीं होते। अगर उसको थोड़ा टेम्परेचर है और एक आध दिन के लिए हुआ है और बाकी बच्चों को भी आजकल एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल है, टेम्परेचर हो रहे हैं, तो फिर इतना सीरियस नहीं लिया जाएगा। सेम इन्फ्लेशन भी हम उसकी कॉज़ देखते हैं। फर्स्ट रीज़न जो ये है वो ये देख रहे हैं कि उसकी कॉज़ क्या है, द कॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। अगर तो इन्फ्लेशन की जो कॉज़ है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, अगर तो वो कॉस्ट पुश है तो फिर ये डेंजरस है, यानी ये है कि इसके इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव होंगे, क्योंकि कॉस्ट पुश को हम बैड इन्फ्लेशन भी कहते हैं ना। जी, बैड इन्फ्लेशन होती है। उसकी द रीज़न इज़ दैट वी कैन नॉट कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑयल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं ऑयल की, तो उसकी वजह से हमें तो फिर महँगा ही ख़रीदना पड़ेगा और हमें फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो भी हमें कॉस्टली पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन, फेयर, रेल, एयर सब कुछ महँगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब भी महँगा हो जाएगा। जी, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी कंट्री में ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो हायर वेजेस को डिमांड करती हैं। इवन वो डिमांड करती हैं अपनी वेजेस को मोर देन देयर प्रोडक्टिविटी। तो फिर भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीज़न्स पीछे देख चुके हैं, तो फिर वो ज़्यादा बैड होंगे। लेकिन अगर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, तो देन इसके कंसिक्वेंसेस थोड़े से कम होंगे। एक फैक्टर तो ये है कि कॉज़ क्या है, क्या वेदर इट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक और रीज़न जो है उसमें लिखा हुआ है इट्स रेट। अगर इसका रेट 2 टू 3% तक है, 2 टू 3% है, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 10% वगैरह, जैसे पाकिस्तान इकॉनमी ने अभी फेस किया, अगर इस टाइप का है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा इकॉनमी के लिए। तो ये रेट पे भी डिपेंड करता है कि वो रेट क्या है। थर्ड जो रीज़न इसके कंसिक्वेंसेस हम देखते हैं, वो ये है कि वेदर द रेट इज़ एक्सेलरेटिंग और स्टेबल। क्या इन्फ्लेशन रेट इस तरह से है कि जनवरी में ये इन्फ्लेशन जो है वो 5% थी, वो 6% हो गई है और मार्च में वो फिर 6.5। क्या एक्सेलरेटिंग रेट है, या इवन अगर 12% इन्फ्लेशन है लेकिन वो 12 ही कंसिस्टेंट है, क्या वो स्टेबल रेट है या वो एक्सेलरेटिंग है? अगर एक्सेलरेटिंग है तो दिस मीन्स के फिर कोई वेज प्राइस स्पाइरल वाली बात हो जाएगी ना, फिर उसको उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि आप हर नेक्स्ट मंथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, यूँ कह सकते हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब होता जा रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वेदर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ एक्सेलरेटिंग और द स्टेबल। ये थर्ड रीज़न देख लिया, डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। ज़रा आसान सी बात है, कोई बड़ी लैंग्वेज की बात नहीं, इसमें ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बजाय आम सी बात है, कोई टेक्निकल मॉडल नहीं है ये। फोर्थ जो हम इसे देखेंगे, वेदर द रेट इज़ वन दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। हम कह सकते हैं ना कि एंटीसिपेटेड। अगर मैं ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि 2021 में इन्फ्लेशन 15% रहेगी पाकिस्तान में, अगर तो मैं एंटीसिपेट कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट करूँ,
तो मैं अपना जो प्रोजेक्ट है, अपनी जो बिज़नेस है, उसे पहले ही से बिफ़ोर हैंड प्रिपेयर कर लूँगा अपने आप को ना। अगर मुझे ये पता हो बिल्कुल इसी तरह कि मुझे ये पता है कि नेक्स्ट वीक में रेन होगी या स्नोफॉल होगी मरी में और मैंने वहाँ जाना है, तो मैं पहले ही से प्रिपेयर कर लूँगा अपने आप को। इस तरह मुझे उस वेदर के बैड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अनएंटिसिपेटेड हो, मैं एंटिसिपेट ना कर रहा हूँ और फिर वो इन्फ्लेशन हो जाए, यानी अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कह सकता हूँ, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। जी, तो ये भी इसके बैड इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है वेदर द रेट इज़ दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, 5th रीज़न जो है इसमें, ये 5th रीज़न मैं बता रहा हूँ कि हाउ द रेट कंपेयर्स विद द विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज़। देखें, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर 10% इन्फ्लेशन है और बाकी कंट्रीज़ में भी अगर 12%, इधर 8%, इर्द-गिर्द भी इतना हो, दुनिया में बाकी जो जियोग्राफिकल रीजन्स में भी अगर इन्फ्लेशन उसी रेट के इर्द-गिर्द हो, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर सिर्फ़ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और बाकी कंट्रीज़ में जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन है, तो दिस मीन्स के फिर हम अनकम्पेटिटिव, इंटरनेशनली कम्पेटिटिव नहीं रहेंगे। क्योंकि फिर हमारी गुड्स भी हम वी वोंट बी एबल टू कम्पीट विद द वर्ल्ड के साथ हम नहीं कर सकेंगे। हमारी गुड्स महँगी हो जाएँगी ना, फॉरेनर के लिए एक्सपोर्ट्स कम हो जाएँगी और हमारे कंसीक्वेंसेस जो है वो फिर ज़्यादा सीवियरली हमें हिट करेंगे लोकल इकोनॉमी को। तो इन्फ्लेशन के कंसीक्वेंसेस जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये भी एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आप अ, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि मैं बिल्कुल बुक को फ़ॉलो कर रहा हूँ और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो फर्स्ट फ़ेज़ है वो तो बुक रीडिंग है और कॉन्सेप्ट्स को गेन करना है। कॉन्सेप्ट्स के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, पास्ट पेपर की बेस पे और डेटा रिस्पॉन्सेज़ इन सब की बेस पे। एक और वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।